हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आ गए हैं भाई इस लेक्चर में। पिछला लेक्चर याद है हमने क्या पढ़ा है? हाँ सर, पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड पेंडुलम पढ़ा है, बहुत ही आसान था। उससे पहले हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, ठीक है सर। इस लेक्चर में हम एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेकर आए हैं। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत है, जो हो सकता है कभी पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन सोचने के लिए बहुत अच्छा है ना। जैसे सोचने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आज जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, सोच के कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन वो एक मनगढ़ंत कहानी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पिंकी से तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है और मैं तो उसी से शादी करूंगा। अरे कभी पिंकी से पूछा है कि नहीं पूछा है ना। चलो, इसलिए बोल रहा हूं कि कई चीजें मनगढ़ंत होती हैं, मन को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हो सकता है कि उनका होना कभी पॉसिबल ना हो पाए। क्या एग्जाम्पल दिया है, वाह यार सर यार, है कुछ लोग तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे इस चीज को, है ना। जिनको पिंकी छोड़कर गई होगी, है ना, उनको एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सर यार आपका कटा है सर, तो आप ऐसा मत किया करो, हमारे साथ ऐसा मत किया करो सर। आपके साथ गलत हुआ तो हमारे साथ थोड़ी ना होगा सर। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। किसका? ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, उसे आपको एक बार जाकर देखना पड़ेगा। जब तक आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप यहां पर चीजें समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, पहले एक हाइपोथेटिकल जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं कि क्या सोचा क्या गया। तो यार ये सोचा गया कि हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ में कितनी दूर दूर है चीजें। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, यहां हूं मैं इंडिया में, और इंडिया से मुझे जाना है, मान लो कहां जाऊं, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? लंदन अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना। मुझे अब मान लो इंडिया से लंदन जाना है, लेकिन आपको पता है कि लंदन जाने के लिए भाई बहुत दूरी लगती है। हाँ, फ्लाइट वाइट से हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमने बोला यार फिर भी फ्लाइट में हम जो टाइम हमें फ्लाइट में लग रहा है वो टाइम काफी ज्यादा है। हम उस टाइम को और ज्यादा मिनिमाइज करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ना, आजकल नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं कि भाई जल्दी पहुंचना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और जल्दी पहुंचना है। एक हाइपर लूप का कंसेप्ट आया, एलन मस्क ने दिया हुआ है आपको, है ना, जिसमें वो एक इवैक्यूएटेड चैम्बर रहता है ना, टनल बनाते हैं जमीन के अंदर और बहुत तेजी से वो हाइपर लूप के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। दुबई में शायद बन भी गया है ना, इंडिया में भी प्रपोज्ड है। तो हाइपर लूप के जैसे कंसेप्ट है वो तो हाइपोथेटिकल नहीं बोले जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसे हमने क्या किया है भाई, ऑलरेडी हमने उसे काम में ले आया है। लेकिन हाँ, ये जो कंसेप्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं ये हाइपोथेटिकल है, इसे आप कभी काम में ला नहीं पाओगे, है ना, अनटिल एंड अनलेस आप सपना ना देख रहे हो तो। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा करना पॉसिबल क्यों नहीं होगा। आपने देखा यहां पर हेडिंग लिखी है टनल थ्रू अर्थ। आपको एक टनल बनानी पड़ेगी अर्थ के थ्रू। अब वो टनल जो होगी अर्थ के थ्रू जब आप बनाने जाओगे, तो हो सकता है कि भाई आपका टाइम बहुत मिनिमाइज हो जाए, टाइम ऑफ ट्रेवल बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाए, लेकिन आपको टनल अगर अर्थ से बनाना है तो क्या वो पॉसिबल है बनाना? नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बट मजेदार है, समझने की कोशिश करेंगे। हम अभी तक क्या बात करते हुए आ रहे थे? अभी तक हम बात करते हुए आ रहे थे कि अगर हमको एसएचएम निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है, अगर हमको टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है, तो हम कुछ पॉइंट्स को याद रखते थे। वो पॉइंट क्या होते थे? पहला, हम देखते थे कि हमारे लिए कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए, हमारे लिए या हमारे पार्टिकल के लिए जिसका हम एसएचएम निकालना चाह रहे हैं उसकी कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। तो पहला पॉइंट ये होता था कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की तलाश में रहते थे। किसकी तलाश में रहते थे? इक्विलिब्रियम पोजीशन की तलाश में रहते थे, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता था? दूसरा पॉइंट हमारा यह होता था कि जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचते थे, हम वहां से एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट देते थे, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट देते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो आप जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट देते थे तो आपको क्या मिलता था? एक एफ नेट एक्स्ट्रा फोर्स मिलता था। क्या मिलता था? एक एफ नेट एक्स्ट्रा फोर्स मिलता था। और ये एफ नेट एक्स्ट्रा फोर्स आपको इस तरीके से निकालना पड़ता था कि वो माइनस के एक्स इस इक्वेशन को पूरा करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन के आसपास आए। अगर ये एफ नेट फोर्स माइनस के एक्स के आसपास आ जाता था तो आप बोलते थे कि भाई ये एक एसएचएम की इक्वेशन है, ये एक पार्टिकल जो है ये एसएचएम कर रहा है। और फिर आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते थे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के बाय एम बाय के। हाँ कि ना? निकालते थे कि नहीं निकालते थे? हाँ सर, यही करते थे बस।
तो भाई जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने जो नॉलेज लिया उस नॉलेज का एक पार्ट एक बच्चे के दिमाग में रह गया। ध्यान से सुनना, मैं आपको कहानी समझाने जा रहा हूं, बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल है सब कुछ। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशन में हमने एक चीज पढ़ी कि अर्थ के ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसमें कुछ वेरिएशन आता है। अर्थ के सरफेस से हम जब नीचे आते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आता है ना? अरे हाँ कि ना? अरे भैया अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती है, अर्थ के सरफेस से अंदर आते हो तो जी की वैल्यू कम होती है। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना? और जैसे ही आप अर्थ के सेंटर पे आते हो तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है कि नहीं हो जाती? हाँ सर हो जाती है। तो एक बच्चे का दिमाग चलना चालू हुआ कि यहां पे अगर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मान लो कोई पार्टिकल है, ये मास है, एम मास का एक पार्टिकल है और ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। आपको पता है अगर ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो अर्थ का सेंटर इसे mg से अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? mg फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? हाँ सर खींचेगा। खींच के जब उसको अपने सेंटर पे ले आएगा तो यहां पर आने के बाद, इस पॉइंट पर, सेंटर, अर्थ के सेंटर पे आने के बाद क्या इस मास पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं सर। यहां पर आके एफ नेट क्या हो जाए, यहां पर आके फोर्स क्या होना है? जीरो होना है। तो आपको पता है जब पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो हम उसको उसकी मेन पोजीशन बोल देते हैं। याद करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देते हैं, मेन पोजीशन बोल देते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसी कोई चीज हमें दिखने लगी, अर्थ के सेंटर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसी कोई चीज हमें दिखने लगी। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि ये पार्टिकल अगर यहां होता, तो क्या अर्थ का सेंटर इसे अपनी तरफ नहीं खींच रहा होता mg से? हाँ सर खींच रहा होता, बिल्कुल खींच रहा होता सर। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां नेट फोर्स है जीरो। एक एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम, एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन दिख रही है मुझे, ठीक है ना? दिख रहा है कि नहीं? जहां पर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो क्या कर रहा है? पार्टिकल को मेन पोजीशन पर खींच के लाना चाहता है। हाँ कि ना? ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो मेरा दिमाग चलने लगा, बच्चे का दिमाग चलने लगा कि यहां भी कहीं ना कहीं एसएचएम हो सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो मैंने बोला कि अगर आपको यहां एसएचएम निकालना है तो आप क्या करो, ध्यान से सुनो, एक टनल बनाओ, अर्थ के सेंटर से जाती हुई एक टनल बनाओ। अच्छा, ये टनल कैसी भी हो सकती है, ये टनल ऐसी भी हो सकती है, ये टनल ऐसी भी जा सकती है, ठीक है ना? तो ये मत सोचना कि टनल हमेशा ऐसी ही बनेगी। आप अर्थ के थ्रू कैसे भी जाकर टनल बनाओ, आपके लिए ये जो चीज होने वाली है एसएचएम की, ये हर जगह वैलिड होगी। मैं आपको बताऊंगा करके, टेंशन मत लो। अभी मैं आपको सिर्फ अर्थ के सेंटर से जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा आसान है समझने में, ठीक है? हाँ सर। तो हमने बोला भाई ऐसा कुछ हो रहा है, एसएचएम हो सकता है। ये पॉइंट्स अगर मैंने वैलिड करा दिए तो मैं यहां मान सकता हूं कि पार्टिकल एसएचएम करेगा अगर मैं एक टनल बना दूं अर्थ के थ्रू तो। ठीक है सर, ओके, बात समझ में आई। लेकिन अब एक कंफ्यूजन और दिमाग में आया। क्या कंफ्यूजन दिमाग में आया? कि सर जब ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस से अंदर जाएगा, मान लीजिए पार्टिकल यहां कहीं आ गया, तो सर ये तो अर्थ के सरफेस से कितना अंदर आ गया, कितना नीचे आ गया? डी डेप्थ नीचे आ गया। अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गया। मान लीजिए अर्थ का रेडियस कितना है? कैपिटल आर, है ना? तो मैं बोलूंगा भैया ये कैपिटल आर से डी डेप्थ तो अंदर आ चुका है, तो यहां पर जी नहीं रहेगा, जी की वैल्यू जी डैश हो जाएगी, यानी कि फिर जी इफेक्टिव हो जाएगी। जो भी आप बोलना चाहो, जी की वैल्यू जी डैश हो जाएगी या जी इफेक्टिव हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप लेक्चर देखेंगे ग्रेविटेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन का। वहां मैंने आपको अर्थ के सरफेस के अंदर जब आप जाते हो तो जी डैश का फॉर्मूला बताया, वो क्या आया है? जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अरे भैया आर माइनस डी मतलब आप यहां कहीं हो, है ना? आर माइनस डी मतलब इसको आप स्मॉल आर मान लो, ठीक? तो आप इस फॉर्मूले को क्या बोल सकते हो? जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये फॉर्मूला याद है, ये जी का वेरिएशन है। जैसे जैसे आप डेप्थ में घुसते जाओगे आपको जी डैश की वैल्यू बदलती हुई दिखेगी, है ना? तो ये सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में थे, ये सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में थे कि हमको एसएचएम अगर प्रूव करना है तो ये करना पड़ेगा। हमको पता है कि जैसे ही इस पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगी तो इसकी जी की वैल्यू में चेंज आने लगेगा, तो हमें जरा उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, है ना? अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा? हमको एसएचएम प्रूफ करना है और फोर्स निकालना है, नेट फोर्स किस फॉर्म में? माइनस के एक्स के फॉर्म में। क्या आप इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ
ठीक है, होगा क्या सर उससे, होगा क्या आपको समझ में आ जाएगा अभी। होगा क्या, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, टनल क्यों खोद रहे हैं। तो भैया अगर मुझे यहां से इंडिया से लंदन जाने में मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, इंडिया से लंदन जाने में मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, और अगर मैं ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पढ़ता हूं जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है कि एसएचएम हो सकता है, इन पॉइंट्स को वैलिड कर सकता है, तो मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको पता है कितना आने वाला है अगर मैं टनल बना देता हूं तो 1.5 घंटे से भी कम, 84 पॉइंट समथिंग मिनट्स आने वाला है। ठीक, तो अगर आप 84 मिनट्स में लंदन जाके लंदन से वापस आ सकते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अप डाउन कर सकते हो। ये तो बात हो गई कि आप भोपाल होशंगाबाद, ये तो कटनी जबलपुर, आप ऐसे अप डाउन कर रहे हो। कहां जा रहे हैं, लंदन घूम के आते हैं, चाय पीना है लंदन घूम के आते हैं, पोहा खाना है लंदन चलो, समोसा खाना है लंदन चलो, है ना। मम्मी तुम्हारा ख्वाब था ना कि तुम लंदन घूमो, तुम्हारा बेटा घुमाएगा तुमको लंदन, चलो टनल बनाएंगे, समझे। तो हमने जैसे ही हाइपोथेटिकल कंसेप्ट अपने दिमाग में सोचा ना, हमको मजा बहुत आने लगा कि भैया 1.5 घंटे से भी कम में लंदन से जाके वापस आ सकते हैं। अरे वाह, फिर तो हमको ये करना ही है, समझना ही है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। आप तैयार हैं? हाँ सर। ये पॉइंट फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ये पॉइंट मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा हूं, बार बार बता चुका हूं जब जब हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम की बात की है। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आइए। चलो भैया ये कर दिया मैंने क्लियर। अब जरा देखेंगे ध्यान से, मैं पहला केस आपके सामने लेकर आने वाला हूं। हाँ, यही वो लेक्चर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्ट 1 ग्रेविटेशन का, जिसे आप अगर देख लोगे तो आपको फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला जी डैश का मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख दे रहा हूं, जी डैश इज इक्वल्स टू जी, मैंने जो आपको पढ़ाया है उससे फॉर्मूला है r माइनस डी अपॉन आर। आपको बुक्स में g इंटू आर बाय आर भी दिखेगा। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्मॉल r क्या है, ध्यान से देखिएगा स्मॉल r क्या है। तो देखो, अगर हमारा पार्टिकल यहां है, हमारा मास यहां है, तो अर्थ के सेंटर से उसकी जो दूरी है इसको मैं स्मॉल r बोलता हूं। और दूसरा फॉर्मूला जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, अर्थ के सरफेस से मैं जितना नीचे जाता हूं उसको मैं डी डेप्थ बोलता हूं। तो हम इस r को क्या बोल सकते हैं, कैपिटल R माइनस डी, अगर कैपिटल R क्या है, हमारी अर्थ का रेडियस है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है सर, ओके, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ भाई, तो पहला केस है व्हेन टनल इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, व्हेन द टनल इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, एक दो चीजों के बारे में मैं आपसे और बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। जब आपका पार्टिकल यहां था तो उस पे अर्थ अपनी तरफ खींचने के लिए कितना फोर्स लगा रही थी, mg लगा रही थी। ठीक, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा, mg, अब देखो mg फोर्स लगा, पार्टिकल और नीचे आएगा। अब पार्टिकल जैसे अंदर आने लगेगा, टनल के अंदर घुसने लगेगा, तो डेप्थ बढ़ती जाएगी, तो जी की वैल्यू जी डैश होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। इस पॉइंट पर आके जी की वैल्यू क्या होनी है, अर्थ के सेंटर पे आके जी की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। ठीक, ओके सर। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल यहां आके रुक जाएगा क्या, इस पे नेट फोर्स तो 0 है। अरे भैया जब हम एसएचएम पढ़ते थे ये हमारी मेन पोजीशन होती थी, ठीक है ना, ये हमारी मेन पोजीशन होती थी। पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता था, वापस आता था, यहां आके रुकता था क्या, नहीं, यहां पे नेट फोर्स 0 होता था। याद करो, मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता था, एक्सेलरेशन 0 होता था, याद करो। लेकिन पार्टिकल यहां रुकता नहीं था, पार्टिकल वेलोसिटी के कारण आगे निकल जाता था, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी पार्टिकल के पास, और वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता था, याद करो, होता था। वही चीज देखो यहां भी होगी, जब पार्टिकल नीचे गिरेगा, इस पॉइंट पर आएगा, उस पर नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, बट उसके पास वेलोसिटी होगी, तो वो आगे निकल जाएगा, और कहां जाएगा, इस एक्सट्रीम पॉइंट तक। जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचेगा, उस पर वापस एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाएगी, वो होगी mg। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हम देख सकते हैं भाई, इसी फिगर को आप ऐसे पलटा के देख लो, ये आपकी क्या है, दिस इज योर मेन पोजीशन, दिस इज योर मेन पोजीशन। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर, है ना। और ये क्या हो गई भाई, मान सकते हो कि दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों क्या हो गई भाई, आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई, एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है, ओके सर, ओके। यहां पर नेट फोर्स कितना है, यहां पे नेट फोर्स है 0, ठीक है, पक्की बात। हाँ, तो हाँ, हमें दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एसएचएम हो सकता है। कब होगा, जब हम एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स जैसी इक्वेशन लेकर आ जाएंगे तब। ठीक, ओके सर, चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि मैं टनल बनाने वाला हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इस सेंटर ऑफ अर्थ से देखो मैंने क्या बना ली है, टनल बना ली है ना। मुझे जाना है कहां, इंडिया से लंदन जाना है, ठीक है भाई।
तो ये मैं बैठ गया यहाँ पे, टनल बना ली मैंने। मम्मी को बोला मम्मी पहले मैं चेक करके आ जाऊं कि जो मैंने बनाया है वो सही है कि नहीं, फिर मैं आपको घुमाने ले चलूंगा। ठीक, मैं अपने आप को अर्थ के सरफेस पे मान रहा था, ठीक है ना। जैसे ही अर्थ के सरफेस पे मैं गया तो मुझे फील हुआ कि मुझे कौन खींच रहा है, अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है, और ये है अर्थ का सेंटर। ठीक, अर्थ के सेंटर पर मैं जानता हूं जी की वैल्यू होने वाली है 0, तो ये हमारे लिए होने वाली है क्या, मीन पोजीशन। ये हमारे लिए होने वाली है क्या, मीन पोजीशन। किसी को कोई दिक्कत इस बात से? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। 4 स्टेप याद है कि नहीं? वो जो 4 स्टेप मैंने लिखे थे वही 4 स्टेप देख रहा हूं। तो मीन पोजीशन तो मुझे मिल गई बहुत आसानी से, बहुत प्यार से। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मुझे कोई खींच रहा है, यहां पर आके मेरी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही, मैं नीचे चला जा रहा हूं और इस एंड पर पहुंच जा रहा हूं। यह है भैया लंदन मेरे लिए, जहां पे मुझे पहुंचना था। ठीक, जैसे ही मैं लंदन पहुंच रहा हूं मुझे वापस फील हो रहा है कि मुझे कौन खींच रहा है, अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक, ओके, ध्यान से सुनेंगे सब कुछ। हमारा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हम लेते थे जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे, हमारे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हम लेते थे वो कहां से लेते थे, मीन पोजीशन से लेते थे, है ना। F = -kx में जो x होता था वो हम कहां से मेजर करते थे, मीन पोजीशन से मेजर करते थे। ठीक है सर, ये सारी चीजें याद है? हाँ। तो मैंने बोला कि सुनो, मुझे ना इतना बस फील करा दो, मुझे बस इतना बता दो कि जब मैं अर्थ के सरफेस से नीचे जाऊंगा तो क्या मुझ पर जी ही लगने वाला है क्या? मुझे प्लीज बताओ, क्या मैं अर्थ के सरफेस से जब अंदर जाऊंगा टनल में तो क्या मुझ पर जी ही एक्ट करेगा क्या? नहीं सर, आप पे जी डैश एक्ट करेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है ये वाली? हाँ सर, ये बात क्लियर है। फॉर्मूला मैंने यहां पे आपको लिख कर दिया था, फिर से लिख देता हूं। जी डैश का फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर दिया था, जी इंटू स्मॉल r बाय r। ठीक है, या फिर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, जी इंटू r माइनस डेप्थ अपॉन r। ठीक है ना, एक ही बात है। ओके सर, ठीक है भाई। तो हमको मीन पोजीशन दिख गई, एक्सट्रीम पोजीशन दिख गई। हाँ, और ये भी पता चल गया कि लगातार मुझ पे mg एक्ट नहीं करने वाला है, मुझ पर mg हमेशा एक्ट नहीं करेगा, mg डैश एक्ट करेगा। g डैश की वैल्यू बदलती जाएगी जैसे जैसे मैं डेप्थ में एंटर करता जाऊंगा। ये बात समझ में आई है? हाँ सर, चलो आ जाओ। अब देखो, मैं कोई रैंडम पोजीशन पर जाकर बैठ रहा हूं। आपको पता है कि मुझे जो डिस्प्लेसमेंट देखना होता है वो मीन पोजीशन से देखना होता है। तो ये मेरी मीन पोजीशन है, इससे मैं कितना दूर गया, इससे मैं दूर गया x। कितना दूर गया? x दूर गया, मीन पोजीशन से x दूर। ठीक, यहां पर मैंने अपने आप को पाया। ठीक, अर्थ के सरफेस से मैं क्या हो चुका हूं, अंदर आ चुका हूं, कुछ डेप्थ में आ चुका हूं। ठीक है ना, ओके। अब मुझे बताओ, यहां पर अर्थ का सेंटर मुझे किस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा? तो आप बोलोगे यहां से अर्थ का सेंटर आपको अपनी तरफ खींचेगा mg डैश से, अगर आपका मास m है तो। मैंने कहा ठीक, बिल्कुल बढ़िया, कुछ गलत नहीं कहा आपने। ओके, अगर मैं इधर पहुंच गया हूं तो अर्थ का सेंटर मुझे किस फोर्स से खींचेगा? अभी भी आपको सर अर्थ का सेंटर mg डैश से खींचेगा। ठीक है ना, g डैश की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप अर्थ के सेंटर से कितना दूर हो। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बढ़िया। अब मैंने ना सोचना चालू किया, मैंने बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन मुझे मिल गई क्या? हाँ सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको मिल गई है। ठीक, दूसरा पॉइंट, क्या मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया है अपने आप को? हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने x डिस्प्लेस कर दिया है अपने आप को। ठीक, क्लियर है? हाँ सर, x डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, x डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। थर्ड पॉइंट, क्या आप F नेट की बात कर सकते हो कि अब उस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो आओ, पार्टिकल तो ये मैं खुद ही हूं, मैं खुद ही इंसान हूं, मुझ पे कितना फोर्स लग रहा है? तो मुझे एक रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, और वो कितना है? mg डैश। कितना है? mg डैश। तो ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि मुझ पर F नेट लग रहा है mg डैश, लेकिन आपको चाहिए F नेट कैसा? आपको F नेट चाहिए है -kx के बराबर। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन आप जानते हो जी डैश को आप क्या लिख सकते हो? जी r बाय r लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो जी डैश की जगह आपने क्या लिखा? जी स्मॉल r बाय r। अब मुझे बताओ ये स्मॉल r क्या है? मुझे बताओ ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r क्या है भैया? अर्थ के सेंटर से आप जितने ऊपर होते हो, अर्थ के सेंटर से आप जितनी दूरी पर होते हो, वही आपका स्मॉल r होता है। अरे भैया, स्मॉल r इज r माइनस डी। डी क्या है? अर्थ के सरफेस से डेप्थ। अरे भैया, ये है
हो काले कलर से नहीं बता सकता, मुझे बताना पड़ेगा पीले कलर से। अर्थ के सरफेस से आप कितना नीचे हो, डी नीचे हो। अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो आप एक्स को क्या लिख सकते हो, आर माइनस डी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एक्स क्या है, आर माइनस डी है, जिसको आप स्मॉल आर बोल रहे थे। आर माइनस डी को आप स्मॉल आर बोल रहे थे, और यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, क्या है, एक्स है। हाँ सर एक्स है। तो बस काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर आप लिख सकते हो एम जी, आर की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन कैपिटल आर। एम जी एक्स अपॉन कैपिटल आर, हाँ कि ना। हाँ सर। सर एक दिक्कत और हो रही है कि एफ नेट को माइनस के एक्स के बराबर आना चाहिए, माइनस के एक्स के बराबर। यहां कहीं मुझे माइनस नहीं दिख रहा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक्स की डायरेक्शन कहां है भैया, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हो आप, मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ। और फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, तो भैया अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो हम यहां बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो बॉडी को, पार्टिकल को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन आ गया, आ गया। लाओ कंपेयर करें इसको भाई, एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है ना। तो आप के किसको बोल सकते हो, आप के बोल सकते हो इसको। के की वैल्यू किसके बराबर आई है, एम जी बाय आर के बराबर। तो यहां से हम बोल सकते हैं के इज नथिंग बट एम जी बाय कैपिटल आर। हाँ कि ना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। अब फोर्थ स्टेप क्या होता था, फोर्थ स्टेप में आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के से। निकाल लोगे क्या, निकाल लेंगे सर। आओ इसको हटाता हूं मैं और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है एम जी बाय आर, एम जी बाय आर। तो m से m कटा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। हाँ कि ना। हाँ सर, आ गया r बाय जी। तो ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं ना, है ना। ये फॉर्मूला शायद आपने ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, बहुत आसान फॉर्मूला है। यहां पे अब आप क्या पुट करोगे, r की वैल्यू पुट करोगे। r की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। g की वैल्यू आप पुट करोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, मेरा एसएचएम का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, और वो निकल कर कितना आएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकल कर आएगा 84.6 मिनट, आई थिंक, है ना। अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं, 84.6 मिनट्स आपको निकल कर मिलेगा। अब गलती क्या होती है, जब मैंने आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालकर बताया तो उसका मतलब यह है कि मैं इंडिया से निकला, लंदन गया, लंदन से निकला, वापस इंडिया आ गया, पोहा चाय जलेबी जो भी खाना था लंदन में खा के वापस आ गया हूं, है ना। तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा है, 84.6 मिनट। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि भैया इंडिया से इंग्लैंड, इंडिया से आपको लंदन जाना था, तो बताओ कितना टाइम लगा, तो इसका आधा टाइम लगेगा, 42.3 मिनट्स, है ना। कितना लगेगा, 42.3 मिनट्स। समझा कि नहीं समझे, अरे समझा कि नहीं समझा। हाँ सर समझा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जब आप निकालते हो तो जाना आना दोनों है उसमें, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछे सिर्फ जाने का टाइम बताओ तो इसका आधा करना पड़ेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक। अच्छा, अब ये टनल चाहे आप इस तरीके से बना देते, चाहे इस तरीके से बना देते, चाहे इस तरीके से बना देते, आप कैसे भी टनल बनाओ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम यही आने वाला है 84.6 मिनट, ठीक है ना। अब आपको चाहे इंडिया से इंग्लैंड जाने के लिए बनाना हो, चाहे आपको इंडिया से, चाहे आपको जबलपुर से छतरपुर जाने के लिए बनाना हो, चाहे आपको पेपरौद से पिपरिया जाने के लिए बनाना हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन टाइम कितना लगेगा, 84.6 मिनट, ठीक है ना। सर पिपरिया से पेपरौद तो हम ऐसे ही पहुंच जाते हैं सर, हम टनल क्यों खोदेंगे। अरे भैया वो तो इंग्लैंड जाने के लिए भी नहीं खोद पाओगे, तुमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन टनल कौन खोदेगा भैया, कोई नहीं खोदेगा। समझे कि नहीं समझे, यह है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ऐसा अगर कभी भगवान कर देता है तो भाई सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हमारे लिए हो जाएंगी। कितना अच्छा कंसेप्ट था। हम कहां से चले थे, 4 पॉइंट लेकर कि भैया इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढेंगे, उसको x एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, उसको माइनस के एक्स के फॉर्म में लाएंगे और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। अब हम हर जगह वही चीज लगाते जा रहे हैं, भले ही वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो या नहीं हो। समझे कि नहीं समझे। हाँ सर समझ गए, ठीक।
सर एक बार आप हमें दूसरा केस भी बता देते तो ज्यादा अच्छा लगता, मन को ठंडक मिल जाती। मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप पहले से नोट डाउन करिए, फिर हम सेकंड केस पे चलते हैं। चलिए भाई, कैसा लग रहा है लंदन घूम के, लंदन से नाश्ता वाश्ता करके? बढ़िया लग रहा है ना? बस तो बस टनल खोदना चालू कर दो, जिस दिन टनल पूरी हो जाएगी 84.6 मिनट में लंदन, लंदन से वापस मम्मी अम्मी सबको घुमा लेना, है ना? बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं, है ना? मैंने सही तरीका आपको बता दिया भाई, सही तरीका बता दिया है। थैंक यू मिलकर पर्सनली बोल देना मुझे, है ना? बस टनल खोदना चालू कर दो और जिस दिन टनल बन जाए मुझे भी बताना, मैं भी लंदन घूमना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए भाई आगे चलते हैं दूसरे केस पे। अब आप बोलोगे सर आपने सबसे सस्ता केस लिया और हमें समझा दिया, अब आप हमको किसी कॉर्ड के अलोंग एक टनल बनाओ और उसके थ्रू बताओ कि कैसे वही टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आने वाला है जो आपने अभी निकाला। मैं कहा चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, द टनल इज अलोंग अ कॉर्ड। चलिए एक अलोंग अ कॉर्ड हम जाते हैं और वहां हम बनाते हैं अपनी एक टनल। अब मैं आदमी नहीं ले रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल बना रहा हूं, है ना? ये पार्टिकल है भाई, मान लो ये पार्टिकल यहां है, ठीक? क्लियर है ये बात? हाँ सर। अगर वो पार्टिकल वहां है तो अर्थ का सेंटर उसे अपनी तरफ खींचेगा क्या? कौन सा कलर यूज करूं, येलो कलर आपको दिखेगा क्या? चलो रेड देखता हूं मैं। अगर अर्थ का सेंटर ये है तो क्या अर्थ का सेंटर इस पार्टिकल को खींचेगा क्या? हाँ सर। इस पर सर एक mg फोर्स लगेगा और वो mg फोर्स सर यूं होगा। जो लोग ऐसा बोलेंगे ना उन लोग तुरंत जाओ पानी से अपना मुंह धो और होश में आओ। इतना ज्यादा फिजिक्स पढ़ चुके हो, आपको पता है जो mg फोर्स लगता है वो अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींचता है, अर्थ की सेंटर की तरफ लगता है ना? तो अगर आप mg फोर्स बोलते हो, या मैं इस पार्टिकल को ऊपर बना लेता हूं यार थोड़ा सा, है ना? यहां पे बना लेता हूं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है? तो आप बोलोगे कि अर्थ का सेंटर इस पार्टिकल को खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ का सेंटर इस पार्टिकल को खींच रहा है अपनी तरफ। अगर इसका मास m है तो किस फोर्स से? mg फोर्स से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन भाई टनल तो आपने ऐसी बनाई है ना, ये पार्टिकल भाग सकता है क्या इस तरफ? नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता। ये पार्टिकल कहां भाग सकता है? टनल के अलोंग ही भाग सकता है, इधर तो भाग नहीं सकता। अगर हम इसको कंपोनेंट के हिसाब से देखें तो मैं ये बोल सकता हूं इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा mg का ये, अगर मैं मान लूं ये एंगल थीटा है तो, ओहो सीधी लाइन बन जा, ये अगर एंगल थीटा है तो हम बोल सकते हैं इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो क्या होगा? mg cos थीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और एक कंपोनेंट आएगा इधर mg sin थीटा। लेकिन आप मुझे खुद बता दो यार, क्या ये पार्टिकल इधर भाग पाएगा? टनल फाड़ के चला जाएगा क्या? नहीं। क्या करेगा? अलोंग द टनल इसे मूव करना है तो ये पार्टिकल mg cos थीटा के अंतर्गत mg cos थीटा इस पर लगेगा और इस पार्टिकल को क्या कराएगा भाई? टनल के अलोंग मूव कराएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फिर से बताऊं, फिर से बताऊं एक बार। भैया हम बोल रहे थे ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे रखा है, इसको अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींचेगा mg फोर्स से। लेकिन भैया ये पार्टिकल टनल फाड़ के बाहर तो आ नहीं सकता, तो हमने बोला अच्छा इस पार्टिकल पर कंपोनेंट देखते हैं कौन कौन से हैं इस फोर्स के। तो एक कंपोनेंट है mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। क्या mg sin थीटा इस पार्टिकल को खींच के बाहर ले आएगा क्या? नहीं, टनल से बाहर तो नहीं आ सकता। अलोंग द टनल कौन मूव कराएगा इसको? mg cos थीटा मूव कराएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। सर एक दिक्कत और यहां पे हमें समझ में आ रही है कि पिछले वाले केस में आपने यहां पर नेट फोर्स 0 बोल दिया था क्योंकि यहां g 0 था, लेकिन सर यहां पर इस पॉइंट पर क्या g 0 होगा? मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट पर g 0 नहीं होगा। तो अगर इस पॉइंट पर सर g 0 नहीं होगा तो वहां सर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल ही नहीं पाएंगे। अब क्या करोगे सर? अब क्या करोगे? मैंने बोला मेरी बात पूरी तो सुन लो, ध्यान से सुनो। आपने बोला बताइए। मैंने बोला ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आता रहेगा, मान लो यहां आ गया पार्टिकल, अब देखो अब पार्टिकल इधर कहीं आ गया, पार्टिकल इधर आ गया, ठीक ठीक है भाई। अब अर्थ का सेंटर इसे अपनी तरफ खींच रहा है, किससे? mg डैश से खींच रहा है, हाँ कि ना? ठीक। ये थीटा था तो ये क्या हो गया? थीटा डैश हो गया, थीटा बढ़ गया। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ आता जाएगा g की वैल्यू भी चेंज हो रही है, थीटा की वैल्यू भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर बिल्कुल हो रही है। अब मान लो पार्टिकल इधर आ गया, पार्टिकल यहां आ गया, तो अब क्या होगा? इस पार्टिकल को अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींचेगा mg से, हाँ कि ना? mg डैश से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ सर बिल्कुल खींचेगा। mg डैश से इसे अपनी तरफ खींचेगा पार्टिकल को, हाँ सर खींचेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब पार्टिकल यहां था तो इस पे दो कंपोनेंट थे, एक साइन एक कॉस। जब पार्टिकल यहां था तो इस पे दो कंपोनेंट थे, एक साइन एक कॉस। लेकिन जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इस पार्टिकल पर एक ही फोर्स लग रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन। इस पार्टिकल को नीचे ले जाने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स नीचे की तरफ जो उसे
टनल के अलॉन्ग मूव करा है वो क्या है, 0 है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पार्टिकल पर फोर्स ही नहीं लग रहा, मैं ये बोलूंगा कि इस पार्टिकल पर टनल के अलॉन्ग लगने वाला फोर्स क्या हो गया है, 0 हो गया है। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, जरा देखना। मैं यहां पर तीन पार्टिकल की पोजीशन बनाने वाला हूं। पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, और तीसरी पोजीशन ये वाली, ये तीसरी पोजीशन, ठीक है ना? ध्यान से समझना। जब पार्टिकल यहां था तो उस पर एक कंपोनेंट था mg cos थीटा इधर, जो से नीचे की तरफ टनल के अलॉन्ग मूव करा रहा था, टनल के अलॉन्ग मूव करा रहा था, ठीक है? ये टनल है हमारी, है ना? ये है आपका mg cos थीटा, और ये एक लग रहा है आपका mg sin थीटा, mg sin थीटा। अभी सरफेस पर है तो हमने g की वैल्यू g ले ली है। जब ये थोड़ा सरफेस से नीचे आया तो इस पे g डैश लगने लगा, है ना? अर्थ का सेंटर कहाँ है? ये है अर्थ का सेंटर, ठीक है ना? ये था आपका mg, ये है एंगल आपका थीटा, ठीक। फिर यहां पार्टिकल आपका पहुंचा तो यहां खींचा उसको उसने किस फोर्स से? mg डैश से। किससे खींचा? mg डैश से, ठीक है। तो यहां पर एंगल हो गया थीटा डैश, हाँ कि ना? थीटा डैश क्या है भाई? थीटा से बड़ा है, थीटा डैश थीटा से बड़ा है, ठीक है। यहां पे एक कंपोनेंट आएगा अब इसका, एक ये mg डैश साइन थीटा डैश, और एक आएगा mg डैश कॉस थीटा डैश। अभी भी आप देखो, पार्टिकल पर टनल के अलॉन्ग फोर्स लग रहा था, पहले mg cos थीटा लग रहा था, अब mg डैश cos थीटा डैश लग रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जब पार्टिकल अर्थ के सेंटर की लाइन में आया, इधर आया, देखो तो आप देखो इस पार्टिकल पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, और वो है अलॉन्ग द सेंटर, अलॉन्ग द लाइन, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है mg डैश। इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। अरे भैया mg cos 90 कर दो ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? तो यहां आप बोलोगे mg डैश cos 90, एंगल कितना हो गया? थीटा बढ़ बढ़ के कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। cos 90 0 होता है, तो आप बोलोगे भैया इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था कि टनल के अलॉन्ग मूव कराने के लिए पार्टिकल पर यहां कोई फोर्स बचेगी ही नहीं। तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहां एफ नेट क्या है? 0 है। एफ नेट पार्टिकल को मूव कराता है, रिस्टोर कराता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इस फोर्स से जज मत कर लेना, इस डायरेक्शन में फोर्स देखो जो टनल के अलॉन्ग है। समझे कि नहीं समझे? और टनल के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स क्या हो गई? खत्म हो गई। तो हम बोलेंगे कि भैया यही हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? अच्छे से समझ में आया कि हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों बोला? ठीक है सर, समझ में आ गया है, क्योंकि उस पार्टिकल पर टनल के अलॉन्ग लगने वाला फोर्स क्या हो गया है? खत्म हो गया। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े, क्लियर करो उसको। हाँ सर, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसको भी हटाता हूं, आइए चलो भाई वापस समझाएंगे। अब वापस देखेंगे इस चीज को। पार्टिकल पहले हमारा यहां था, पार्टिकल हमारा पहले यहां था, इसको अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींच रहा था mg से, जब सरफेस पे था। जैसे ही पार्टिकल थोड़ा नीचे आया, अर्थ का सरफेस से अपनी तरफ खींचने लगा mg डैश से, ठीक है ना? ये एंगल था थीटा, और ये एंगल हो गया कितना? थीटा डैश। थीटा डैश बड़ा है थीटा से। ऐसे कर करके हमारा पार्टिकल कहां पहुंच गया? हमारा पार्टिकल सेंटर की लाइन पे पहुंच गया, इधर आ गया, ठीक है ना? और जैसे ही यहां पर पहुंचा, इस पार्टिकल पर पूरा का पूरा mg डैश, पूरा का पूरा mg डैश फोर्स कहां लगने लगा? अलोंग द सेंटर, सेंटर की तरफ लगने लगा, और उस पे अलोंग द टनल कोई भी फोर्स नहीं था। तो मैं बोल दिया इस चीज को कि ये क्या है भैया? हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, ओके, चलो अब हम सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को देखेंगे। जब पार्टिकल यहां है, उस पर अर्थ का सेंटर mg डैश का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना? अलोंग द टनल उस पर फोर्स लग रहा है mg डैश cos थीटा, मान लो थीटा एंगल है, ठीक है ना? क्या mg डैश साइन थीटा कुछ करा पाएगा? कुछ करवा सकता है क्या? इस पार्टिकल को फाड़ के बाहर ले आएगा क्या टनल से? नहीं। टनल के अलोंग मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है? mg डैश cos थीटा। ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई? मिल गई? हाँ सर मिल गई। ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया x। कितना डिस्प्लेस किया? x डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? x डिस्प्लेस किया, ठीक। और उस पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है? mg डैश cos थीटा। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। तो चलो मैं लिखता हूं इस चीज को कि F नेट इज नथिंग बट mg डैश
कॉस थीटा, लेकिन हमको एफ नेट चाहिए है किस फॉर्म में, हमको एफ नेट चाहिए माइनस के एक्स के फॉर्म में। हमारे पास जी डैश का फॉर्मूला हुआ करता था जी इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, जिसमें स्मॉल आर क्या होता था, पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। अब देखो पार्टिकल ये है आपका, अर्थ का सेंटर ये है आपका, कौन सा कलर ले लूं, कौन सा कलर ले लूं, व्हाइट कलर ले लूं, चलो, अर्थ का सेंटर ये है और पार्टिकल ये है। अर्थ के सेंटर से पार्टिकल की इस डिस्टेंस को क्या मैं आर बोल सकता हूं, बोलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, ठीक है सर, ओके 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 ओके। ध्यान से देखो, एफ नेट को मैं क्या लिख रहा हूं, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम, जी डैश को आप क्या लिख सकते हो, जी इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा है, यहां कॉस थीटा लगा है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एक्स, अरे भैया कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनियस कितना है स्मॉल आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बाय आर, कितनी आ गई, एक्स बाय आर, आर से आर चला गया, वही एक्सप्रेशन आ गया। देखो देखो के किसके बराबर आ जाएगा, एम जी बाय आर के किसके बराबर आ जाएगा, एम जी बाय आर के, ये देखो आ गया, हाँ सर, लो भैया के किसके बराबर आ गया, एम जी बाय आर के। आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना था 2 पाई अंडर रूट एम बाय के की वैल्यू आई है एम जी बाय आर, एम से एम कटा तो कितनी आ गई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल आर बाय जी, ठीक है, ओके। अरे आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की नहीं आ गया, आ गया, सेम है, सेम है, चाहे आप टनल इस तरीके से बनाओ, चाहे आप टनल इधर बनाओ, चाहे आप टनल टेढ़ी बनाओ, चाहे टनल आप ऐसी बना दो, लो चाहे टनल आप ऐसी बना दो, कोई अंतर नहीं आएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में, वो कितना आने वाला है 84.6 मिनट्स। फॉर्मूला याद रखेंगे, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मैंने बोला है आपको टनल खोदना चालू कर दो, अगर आपसे टनल हो जाएगी कंप्लीट तो मुझे बताना, मैं भी आपके साथ लंदन चलूंगा। क्लियर, पक्का 100%। चलिए भाई इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अजीबोगरीब चीज़ है कि हाँ भाई इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने सोची है, तो मैंने आपको बता दी है। ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, है ना, इसी चीज़ पर हम खत्म करेंगे। इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना, ग्रेविटेशन से मिक्स करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है, कोई टेंशन नहीं लेंगे, हमारे लिए बस ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी था, तो हमने इस कंसेप्ट को समझ लिया है और हम बढ़ते हैं आगे, ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com से, magnetbrains.com नाम से, जहां पर आप जाके सारे लेक्चर्स फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे आपको वहाँ लेक्चर्स। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो देखो आपको क्लास 11 के सारे फैकल्टीज के लेक्चर मिल जाएंगे। मान लो आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है, आप फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो लो भैया फिजिक्स के लेक्चर आपको प्रॉपरली अरेंज मिल जाएंगे। अब आपको मन कर रहा है कि भाई कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ लिया जाए, आप कंसेप्ट ऑफ फोर्स पे क्लिक करोगे तो मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ यहाँ पर मिल जाऊंगा, ठीक है ना। हमारा एम बस ये है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th, फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। और हम फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, कंटेंट भी हमारा एकदम टॉप नॉच है। हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कोड, कुछ डिमांड नहीं करते हैं, बस आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जिस क्लास के भी आप स्टूडेंट हैं वहाँ पर सर्च करिए और बस आपको सारे लेक्चर प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, है ना। हम थोड़ा सा मोटिवेशन बदले में आपसे चाहते हैं, सर हम मोटिवेशन आपको कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल बताइए, हम चाहते हैं आपको मोटिवेट करना, तो आप हमारे लेक्चर्स को लाइक कर सकते हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्या कर सकते हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को लोगों तक पहुंचा सकते हो, आपकी तरह फैला सकते हो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी नई चीज़ें लाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।